हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई थिंक बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। बात करें अपने टॉपिक्स की, तो लास्ट टाइम हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूरी थियरी कवर कर ली थी। बचा था उसका पूरा प्रॉब्लम जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर का। तो आज के लेक्चर में मैं उसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो हमारे पूरे उसके टॉपिक्स हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन के, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम जेईई मेंस के, जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो मतलब आ सकते हैं और जो अच्छे मतलब अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो उनको देखते हैं। और प्रॉब्लम्स देखने के बाद फिर हम नेक्स्ट अपना लेक्चर बनाएंगे। लेकिन ये लेक्चर पूरा बेस्ड रहेगा प्रॉब्लम्स पर, ठीक है? क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स पे बात नहीं की हुई है। पूरे जितने भी सेक्शन हमने बात की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उनमें प्रॉब्लम की बात नहीं किया। लास्ट जितने भी 3 हमारे लेक्चर थे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन पर, तो इसलिए मैं ये लेक्चर बेस्ड सिर्फ प्रॉब्लम पर बेस्ड किया, ठीक है? तो बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में हमारी बातें होती रहेंगी। क्लियर? देखते हैं। तो ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या है, ज्योमेट्री प्रीवियस ईयर, लेक्चर किस पे बेस्ड है? प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स पर, ठीक है? किस पर बेस्ड है? प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स पर। अब मैं बात करूं अगर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट की, जेईई मेंस, ये भी जेईई मेंस 2018 का प्रॉब्लम है। ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, देखते हैं प्रॉब्लम, देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्या है प्रॉब्लम में वो देखते हैं, ठीक है? देख, प्रॉब्लम बोल रहा है स्ट्रेट लाइन थ्रू अ फिक्स पॉइंट 2, 3 intersect the coordinates axis at distinct point P and Q. फिर बोल रहा है if O is the origin and the rectangle OPRQ is completed, then the locus of R is. R का लोकस पूछा हुआ है कि R के लोकस में, R का लोकस मतलब उस R जो पॉइंट है वो क्या हमें दिखा रहा है, दैट इज द पॉइंट, यही पूछ रहा है वो, R का लोकस पूछ रहा है। मैं अगर सॉल्यूशन की बात करूं, इसकी सॉल्यूशन उतना बड़ा नहीं है, सॉल्यूशन उतना लंबा नहीं है। प्रॉब्लम किसकी है? जेईई मेंस की प्रॉब्लम है, अभी 2018 में आई हुई है, ठीक है? देखते हैं। मैं अगर बात करूं, अगर पहले तो देखो मैंने बताया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला काम आपको फिगर से रिलेट करना है क्वेश्चन को। अगर फिगर उसका बन जा रहा है तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है, चाहे जेईई मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे जेईई एडवांस का क्वेश्चन हो। अगर आपका फिगर वहां पे बन जा रहा है, अगर आप उसका फिगर बना दे रहे हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरे को, तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि विजुअलाइज होने लगता है, विजुअल होने लगता है कि उसमें पूछ क्या रहा है। क्लियर? पहले हम फिगर पे चलते हैं। फिगर क्या बोल रहा है? कह रहा है स्ट्रेट लाइन थ्रू फिक्स पॉइंट 2, 3। मैं पहले एक्स और वाई प्लेन बनाऊंगा, ठीक है? मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन ओ दिया हुआ है, ओ इज द ओरिजिन, एंटर, ठीक है? फिर क्या बोला? स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट 2, 3 यहां पर कहीं होगा, और कह रहा है ये 2, 3 से ही जा रहा है स्ट्रेट लाइन। बात समझ रहे हो? ठीक है, मैंने कहा ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो 2, 3 से जा रही है। फिर क्या बोल रही है? इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे क्या है? एक्स एंड वाई एक्सिस है। बोल रहा है उनको इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर। कहां पर? पी एंड क्यू, पी और क्यू पर। ये पी है और ये क्यू। बात समझ में? इतनी बात क्लियर हुई यहां तक। इफ ओ इज द ओरिजिन है, वो ओरिजिन हमने पहले लिया हुआ है। कह रहा है द रेक्टेंगल ओपीआरक्यू इज कंप्लीटेड। ओपीआरक्यू हमें ओपीक्यू मिला हुआ है, ट्रायंगल मिला हुआ है। रेक्टेंगल बनाने के लिए कोई पॉइंट लेना है और रेक्टेंगल होना चाहिए। बात समझ रहे हो? मैं अगर आर कोई पॉइंट लूंगा और रेक्टेंगल का जो उसके पैरेलल वाली साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। बात समझ रहे हो? तो अगर मैं आर कोई पॉइंट लूंगा तो आर कहीं यहाँ पे आएगा। बात समझ रहे हो? आर यहाँ पे आया तो ये अब हमारा रेक्टेंगल ओपीआरक्यू फॉर्म हो गया। बात समझ रहे हो? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ओपीआरक्यू कंप्लीट, यहां तक हमारा फिगर कंप्लीट हुआ। फिर बोल रहा है देन द लोकस ऑफ आर इज, इस आर का लोकस पूछा हुआ है कि आर क्या फॉर्म कर रहा है, आर से जाने वाली जितनी भी जो भी है वो क्या है, ठीक है? वही हमको बताना है, आर का लोकस बताना है। ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिया है, तो वो ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, सीधे आंसर की बात करता हूँ, ठीक है? इतनी बात क्लियर हुई तो आगे चलते हैं। देखो, अब मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ P का कोई कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो P का कोऑर्डिनेट मैं अगर यहाँ पे H एंड 0 लिख लूं और Q का लिख लूं 0 एंड K,
P का कोऑर्डिनेट मैंने h एंड 0 लिख लिया और Q का 0 एंड k लिख लिया। बात समझ में आई? ये हमने ले लिया h एंड 0 और 0 एंड k। मैंने कहा h एंड 0 है तो मतलब h इंटरसेप्ट कर रहा है x एक्सिस पर और k इंटरसेप्ट कर रहा है y एक्सिस पर। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये 0, इसका h एंड 0, इसका 0 एंड k। मैं बात करूं r के कोऑर्डिनेट की, इसी की बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा h एंड k। होगा क्या? होगा ना? यहां से इतनी बात क्लियर हो गई। अब यही r का लोकस पूछा है। r का लोकस पूछने का मतलब, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए h एंड k, अगर मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म की, किसी लाइन के इंटरसेप्ट की फॉर्म की बात करूं तो इसका इंटरसेप्ट का फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूं तो वो x और y एक्सिस को लेगा। मैं इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन h प्लस y अपॉन k इज इक्वल टू 1। ऐसा होगा क्या? ऐसा ही होगा। x एक्सिस पर h इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पर k इंटरसेप्ट है। बात इतनी क्लियर हुई? ये इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ। बात अब चलती है कि ये लाइन जो है, इस लाइन का इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है, ये लाइन 2 एंड 3 से पास हो रही है। 2 एंड 3 से पास हो रही है मतलब ये पॉइंट जो होगा उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई भी लाइन की इक्वेशन किसी भी पॉइंट से होकर जा रही है मतलब वो लाइन जो होगा वो पॉइंट जो होगा उस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है? मैं मतलब x और y की वैल्यू अगर रखूं यहाँ पर, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 है तो मतलब ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे रख के तो हमें मिलता है 2 अपॉन h प्लस 3 अपॉन k इज इक्वल टू 1। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है 2k प्लस 3h इज इक्वल टू hk। अब देखो, बात कर रहा है आर के लोकस की। आर का लोकस h और k हमारे इसके पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। बट ये कह रहा है लोकस की बात जब करते हैं किसी भी पॉइंट के, किसी सिंगल पॉइंट की बात करते हैं, लोकस की बात की, तो ध्यान देना जब लोकस की बात हम करते हैं तो जो हम कोऑर्डिनेट लिए रहते हैं वो किस एक्सिस से बिलोंग कर रहा है, वो लोकस उस कोऑर्डिनेट को उसी एक्सिस में चेंज करते हैं। जैसे h है हमारा x एक्सिस से बिलोंग कर रहा है, h जो है x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, k हमारा y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, सॉरी मतलब y एक्सिस जो है k इंटरसेप्ट कर रहा है, x h इंटरसेप्ट कर रहा है, तो हम इसी h और k को x और y में चेंज कर देते हैं। तो y जो हमारा होता है उस पॉइंट का लोकस कहलाता है। मतलब कुछ नहीं करना, h और k को हमें क्या कर देना है? x और y में चेंज कर देना है और सब कुछ क्या हो जाएगा? y हमारा क्या हो जाएगा? लोकस हो जाएगा। मैं अगर इसको यहाँ पे देखूं तो मैं अगर यहाँ पे k और k को y में और h को x में चेंज करूं तो हमें जो लोकस मिलेगा वो मिलेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू xy। यही हमारा इसका आंसर। कुछ था क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, सिर्फ आपको इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना था। इंटरसेप्ट फॉर्म लिखने के बाद आपको 2 और 3 से लाइन पास हो रही थी, 2 और 3 उस पर सेटिस्फाई कराना था, फिर उसका लोकस h और k के फॉर्म निकालना था। h k के फॉर्म में मिल गया तो हमें x और y में चेंज कर देना। बात क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व। यही हमारा आंसर होगा। यही हमें अलग अलग फॉर्म में दिया होगा, अगर ये नहीं दिया होगा तो अलग फॉर्म दिया होगा। ठीक है, बस यही है इसका आंसर। जे में 2018 ये प्रॉब्लम पहला हमने लिया था, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या बोलती है? कह रही इफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर द पॉइंट्स 2a 0 and 0 and a, and the equation of one of the side is x equal to 2a, then the area of triangle in square units। बात समझ। मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूंगा। पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन की फिगर पे चलते हैं। मैंने क्या बताया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो है, आधा क्वेश्चन तभी सॉल्व हो जाएगा जब आप इसके फिगर को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। पहले मैं एक्स और वाई प्लेन देखता हूं। ये हमारा ओरिजिन है। बात क्लियर हुई? Derive the extremities of the base of, बात समझ रहे हो? ये हमारी एक्सट्रीमिटीज हुई किसी एक्सिस पर, बेस पे। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इनकी दो साइड्स क्या इक्वल आर द पॉइंट्स 2a 0 and 0a। मैंने यहाँ पे कह दिया ये हमारा एक पॉइंट है 2a and 0 और ये हमारा जो पॉइंट है वो 0 and a। बेस जो है हमारा वो इस पर बेस्ड है। बात समझ में आई? ये हमारा कोई ट्रेंड ऐसा, और ये साइड्स क्या है, इक्वल है। मैंने इसको नाम दे दिया P Q R। बात समझ में? ये मैंने नाम दे दिया। इतनी बात समझे ना इसको। और ये बात
बात समझ रहे हो? ये मैंने कहा। फिर क्या बोला इसने, एंड द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द साइड इज x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a वन ऑफ द साइड। बात समझ रहे हो? मतलब कोई एक साइड की इक्वेशन जो है x इक्वल टू 2 है, मैंने कह दिया इसकी। इतनी बात समझ में लो, ये हमारा यही ट्रायंगल है। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन स्क्वायर यूनिट्स, कह रहा है इसी एरिया की, ये जो एरिया सॉरी ये ट्रायंगल जो दिया हुआ है, इसी ट्रायंगल की एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स निकालिए। बात समझ लें। देखो चलते हैं सॉल्यूशन पे, अब उसको छोड़ते हैं, क्वेश्चन को हमने समझ लिया, मेन के कहानी सीखते हैं। देखो मैं कहूं अगर x इक्वल टू 2a ये लाइन है, तो मतलब ये जो q का पॉइंट x एक्सिस का वो 2a होगा। वैसे भी यहां से देखना 2a होगा। बात है हमारी y एक्सिस के पॉइंट की, y कितना हो, y कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, तो हमें नहीं मालूम, तो हम उसको ले लेते हैं। मैंने कहा कि k इंटरसेप्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आ गई। तो बस कुछ नहीं करना, इसका एरिया जो आएगा भाई वो यही आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। तो बेस तो हमारा 2a, a प्लस a 2a। बात समझ रहे हो? 2a है हमारा बेस, और हाइट कितना है भाई, हाइट ही तो हमारे, सॉरी हाइट हमें मिला है, बेस नहीं मिला। बात समझ रहे हो क्या? यही हमें इसी एरिया से निकालना। इतनी बात समझ रहे हो? अब देखो मैं अगर इसके एरिया की बात करूं, तो पहले हमें इस k की वैल्यू अगर मिल जाए तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, k की वैल्यू मिलेगी कहां से? इधर देखो, मैं अगर यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं, ये तो ये हमारी जो डिस्टेंस है वो 2a। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? इतनी बात समझ में आ रही है? ये 2a है। मैं अगर इस पूरे लेंथ की बात करूं, यहां तक की बात करूं, तो ये हमारी क्या है, k। ये हमें 2a। इस ट्रायंगल को जब अगर मैं इस साइड से देखता हूं, तो ये हाइट है, ये बेस है, तो हमें 2a तो मिल गया है। चाहे बेस की या हाइट की बात करूं, हमें 2a मिल गया। ऐसी k की वैल्यू मिल जाए तो पूरा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। बात समझ रहे हो? देखो यहां पे देखते हैं k की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी। मैं अगर k की बात करूं, तो यहां पे देखना कि k जो है हमारा, ये k, ये यही डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं यहां पे, k इज इक्वल टू, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर हमें मिल जाए, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, इसके इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये जो डिस्टेंस है PQ इज इक्वल टू क्या है हमारा, RQ है क्या? PQ इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, RQ, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स हमारी क्या इक्वल है, तो हमें मतलब ये k की इक्वल है। अगर मुझे इसकी डिस्टेंस मिल जाए तो ये भी k का वैल्यू हमें मिल जाएगा। अगर PQ मिल जाए, तो अगर मैं यहां से फॉर्मूला लगा दूं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं, तो k इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2a माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई? इसी को सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं अगर इस दोनों का स्क्वायर कर दूं, तो ये बचेगा k स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4a स्क्वायर प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर मिलेगा। इसको जब हम ओपन करेंगे, तो हमें मिलेगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a। k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, बचा हमारा जो उसी को लिखते हैं, तो मिलेगा 5a स्क्वायर माइनस 2ak इज इक्वल टू 0। यहां से a कॉमन लेता हूं तो बचेगा 5a माइनस 2k इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 0 मिल गया। ये हमारी वैल्यू, हमारी हटाओ इसको, a की एक वैल्यू, मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो मतलब हमें k की वैल्यू क्या मिलेगा, 5a माइनस 2k। a की वैल्यू से हमें कोई वैल्यू, k की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5a/2। k की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5a/2, मतलब k की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5a/2। अगर k की वैल्यू मिल गई तो हमें जो है बेस मालूम ही है, कितना है,
ओ हाइट मालूम है 2a है और h हाइट हमारी k है, तो मतलब फॉर्मूला हमारा एरिया जो आया वो आया हाफ इंटू 2a इंटू 5a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा हमारे पास 5a स्क्वायर। यही हमारा है। बात समझ में आई थी? इतनी बात क्लियर हुई क्या? ये था जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन, 2013 का क्वेश्चन। बात समझ रहे? कुछ नहीं था, आइसोसेलेस ट्रायंगल का फिगर बना, सब कुछ काम फिगर पे है। फिगर बना लिया आपने, इसको क्वेश्चन विजुअल होने लगता है, दिखने लगता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। आंसर क्या है? 5a स्क्वायर अपॉन। बात समझ में? आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा प्रॉब्लम है, 16 का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और जेईई मेंस का एक सबसे डिफिकल्ट पेपर, मतलब जेईई मेंस का जो माना जाता है 2016 का माना जाता है, देखा जाता है तो मैथ सेक्शन का, तो उसका प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखा जाए तो, क्योंकि ये बाइसेक्टर पर बेस्ड है। बाइसेक्टर आई थिंक मैंने बताया ना, बाइसेक्टर जो आपके एडवांस के टॉपिक है वो उसमें मेंस के टॉपिक में नहीं है, इसलिए यहाँ पे बाइसेक्टर भी बताऊंगा आपको और इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूंगा। इस प्रॉब्लम को देखना अच्छे से, प्रॉब्लम अच्छा है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। बात समझ रहे हो? इसलिए देखना है इसको। कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है टू साइड्स ऑफ अ rhombus are along the lines x minus y plus 1 is equal to 0 and 7x minus y minus 5 is equal to 0. If its diagonals intersect at -1 and -2, then which one of the following is vertex of the rhombus? यहाँ पे तीन नई चीजें मिली हैं। पहली rhombus, दूसरी diagonals, तीसरी vertex, जो हमने अभी तक क्वेश्चन में नहीं देखा। बात करते हैं पहले rhombus की। रोम्बस क्या होता है? स्क्वायर के तरीके होता है, साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर में भी क्या होता है? डायगोनल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं, सब कुछ प्रॉपर्टी स्क्वायर की जैसी होगी, उसके जो डायगोनल्स होंगे वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। बात समझ में आई थी? बस डायगोनल्स इक्वल है, मतलब रोम्बस की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा रोम्बस है। बात समझ में? ये हमारा रोम्बस, ठीक है। फर्स्ट क्लियर, डायगोनल्स इसके लिए है। क्लियर हो गई कितनी बात करता हूं मैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स मैंने बताया हुआ है, कोई भी कोनिक या कोई भी डायग्राम, कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिंगल डायग्राम या सिंगल कुछ भी, किसी भी अपने मेजर एक्सिस को जहां पर कट करता है, जहां पर इंटरसेक्ट करता है, दैट इज द वर्टेक्स ऑफ दिस कोनिक। मतलब उस कोनिक का वही वर्टेक्स होता है जो मेजर एक्सिस को पर जहां पर इंटरसेक्ट करता है वो कोनिक, वही उसका वर्टेक्स होता है। मैं बात करूंगा रोम्बस की। इसने बोला, मैंने कहा कि ये बोल रहा है टू साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर अलोंग द लाइंस, ये हमें दो लाइंस दे दो। फिर कह रहा है इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, ठीक है, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वर्टेक्स ऑफ द रोम्बस। हमें वर्टेक्स निकालना है इस रोम्बस, ठीक है। तो फिगर की बात करें तो फिगर का कुछ नहीं है, बाइसेक्टर बताता हूं मैं पहले। बाइसेक्टर ऑफ किसी लाइन, दो लाइंस के बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होता है वो कैसे आता है, ठीक है। मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द टू लाइंस। बात समझ रहे हो? मैं अगर बात सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द टू लाइंस। तो बाइसेक्टर का इक्वेशन जो होता है, अगर मैंने कहा कि दो लाइन हमें दी हुई है, पहली लाइन हमें ax1 प्लस by1 प्लस c1 दी हुई है और दूसरी लाइन हमें दी हुई है ax2 प्लस by2 प्लस c2। इसका जो हमें बाइसेक्टर का इक्वेशन मिलता है, क्योंकि दो लाइन है तो दो बाइसेक्टर मिलेंगे, तो बाइसेक्टर का इक्वेशन जो मिलता है वो मिलता है हमें। इसी को क्या करते हैं, इसी लाइन के अपॉन में x1 का जो x1 का कोएफिशिएंट है उसका a1x है, a1x प्लस b1y x2y, a2x प्लस b2y। बात समझ रहे हो? x का जो है कोएफिशिएंट a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर रूट में
इज इक्वल टू प्लस माइनस 2y से एक बार प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस a2 स्क्वायर प्लस b2। ये होता है किसी बाइसेक्टर की इक्वेशन को निकालने का फॉर्मूला। बात समझ रहे हो? मतलब हमारे पास दो लाइन है, बात समझ रहे हो? मैं इसके बाइसेक्टर को निकालता हूँ, बाइसेक्टर की इक्वेशन को निकालता हूँ, तो हमें इक्वेशन क्या मिलता है? देखो यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन ये हमें मिलेगा 1 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 √2 इज इक्वल √2 मिल गया इज इक्वल टू यहाँ की बात करूंगा तो ये हमें मिलेगा 7x माइनस वाई माइनस 5 अपॉन 7 7 जा 49 एंड 1 जा 1 49 प्लस 1 50 को हम लिख सकते हैं 5 √2। बात समझ आई? √2 से √2 कैंसिल, प्लस माइनस एक बार हम प्लस लेते हैं, प्लस लिया हमने तो हमें क्या मिलता है? इक्वेशन देखते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 7x माइनस वाई माइनस 5। मैं 7x को उधर ले जाता हूं तो ये हमें मिलता है 7x माइनस 7x ये 5 को मैंने 5 का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया इधर, ठीक है, इधर हो जाएगा 5x माइनस 5y प्लस 5, ठीक है। तो ये हमें मिलता है 7x माइनस 5x हमें मिल गया 2x और y को उधर ले गया तो माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू हमें मिल गया माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यह इक्वेशन मिला। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहले हमें बाइसेक्टर का इक्वेशन मिल गया जो आया x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं अगर माइनस लेता हूँ तो माइनस लेने के बाद हमें क्या मिलता है? 5x माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस 7x प्लस y प्लस 5 से 5 कैंसिल पहले। मैं अगर इसकी बात करूं तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो हमें 6 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। दोनों बाइसेक्टर के इक्वेशन हमें मिल गया। पहला बाइसेक्टर हमें x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मिला और दूसरा बाइसेक्टर में 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 मिला। मैं बात करूँ अगर इसके फिगर की तो इसके फिगर हो गया x और y एक्सिस। मैंने कहा कि ये कोई इसने रोम्बस बना दिया है, बात समझ रहे हो, और ये कोई इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, ये कोई दो लाइंस हमारी हैं, ये मैंने कोई दो लाइन ले लिया, बस ये विजुलाइज कराने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर कह रहे हैं इनके वर्टेक्स की बात करो, ये मैंने कहा कि ये एक्सिस मेजर एक्सिस पर ये बेस्ड है, बात समझ रहे हो क्या? यही वर्टेक्स जहाँ पे कोनिक टच कर रहा है वो उसी वही उसका वर्टेक्स होता है, बात समझ में? तो बोल क्या रहा है? वो वही वर्टेक्स हमें चाहिए। मैंने डायगोनल्स उसकी बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल दी। इन्हीं बाइसेक्टर से अगर मैं डायगोनल्स की इक्वेशन निकाल दूं तो हमें जो है उसका वर्टेक्स निकल जाएगा। क्यों? डायगोनल्स और वर्टेक्स में रिलेशन क्या है, ध्यान देना। डायगोनल्स जो होगा जो डायगोनल होगा हमारा किसी भी इस सिंगल जो भी हमारा कोनिक दिया हुआ है, कोई भी कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो डायगोनल होगा वो बाइसेक्टर से कैसे रिलेट करेगा, पहली बात। दूसरी चीज, हमें पॉइंट दिया हुआ है जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो इंटरसेक्ट जहां पर कर रहे हैं वो डायगोनल्स वो क्या होंगे? मैंने कहा वो कह रहा है -1 और -2 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर हमें डायगोनल्स की इक्वेशन मालूम है तो हम डायगोनल की इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, मतलब वो वैल्यू जो हमें जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमें डायगोनल की इक्वेशन नहीं मालूम तो मैं बात करता हूं किसकी? बाइसेक्टर की। मुझे बाइसेक्टर का इक्वेशन मालूम है, अब मुझे कैसे डायगोनल का इक्वेशन चाहिए, इससे मैं कैसे डायगोनल का इक्वेशन निकालूं? तो ध्यान देना, इससे डायगोनल का इक्वेशन निकालने के लिए पहले हम चलते हैं जहां पे वो डायगोनल इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट कर रहा है -1 और -2 पर। मैं बात करूं एक्स एक्सिस को उसने कहां पे इंटरसेक्ट किया? -1 पे। x = -1 जो इक्वेशन हुआ वो सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा था x + 1 = 0 मिल गया, मतलब x पे हमें x की वैल्यू यहाँ पे जो हमें यहाँ पर हमें मिल रही थी बाइसेक्टर में वो x थी, लेकिन डायगोनल्स की बात किया तो मैंने यहाँ में x + 1 दिया, ठीक है। x की जगह हमें x + 1 करना है, इसीलिए उसने इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ है। मैं y की बात करूं तो y = -2 तो y + 2 = 0। हमें क्या मिल गया? y की जगह y + 2। कांस्टेंट टर्म हमें 0 क्यों लेना है? पहली बात ध्यान देना कि कांस्टेंट टर्म को हमें उससे रिलेट नहीं करना है, क्योंकि डायगोनल्स अलग फॉर्म, बाइसेक्टर अलग फॉर्म।
उसने इंटरसेक्शन पॉइंट दे दिया, इसलिए मैंने x प्लस और y प्लस 2 दे दिया। उसने कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं किया, मतलब मैंने कांस्टेंट को प्योरली हमें हटा देना, बात समझ रहे हो। और इसी में हमें x की जगह x प्लस 1 से रिप्लेस करना है और y को y प्लस 2 से रिप्लेस करना है। और वही इक्वेशन, जो दो इक्वेशन हमें मिलेंगे, अगर उन दोनों इक्वेशन में से इसमें दिया हुआ सिंगल पॉइंट अगर उस सिंगल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो दैट इज द इक्वेशन, दैट इज द पॉइंट जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ रहे हो। इस क्वेश्चन का उस रोम्बस का क्या होगा, वर्टेक्स होगा। क्यों वर्टेक्स क्या होगा, उस डायगोनल्स के इक्वेशन को किसी न किसी सिंगल इक्वेशन, क्योंकि जो डायगोनल होगा वो भी हमारा उस मेजर एक्सिस से होकर जाएगा और उस मेजर एक्सिस से होकर जाएगा मतलब वो उस पॉइंट से होकर जाएगा, उस पॉइंट से होकर जाएगा मतलब डायगोनल का जो इक्वेशन होगा तो सिंगल डायगोनल के इक्वेशन को वो जो पॉइंट होगा वर्टेक्स का वो उसको सेटिस्फाई करेगा। बात समझना मेरी क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। मैं पहले डायगोनल की इक्वेशन की बात करता हूं। तो डायगोनल का इक्वेशन हमारा जो आएगा वो आएगा इक्वेशन ऑफ डायगोनल। हमें क्या करना है, x को x प्लस 1 से रिप्लेस करना है। यहां पे मैं बात करूं तो यहां से मैंने x प्लस 2y माइनस 5 में कांस्टेंट नहीं लेना है। x को किससे रिप्लेस करना है, x प्लस 1 से, और y को किससे रिप्लेस करना है, y प्लस 2 से। तो यहां से बात करूंगा x प्लस 1 प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं बात करूंगा तो हमें इक्वेशन मिलेगा x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहले डायगोनल की इक्वेशन हमें क्या मिल गई, x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरे डायगोनल की इक्वेशन की बात करूं तो वहां पे कांस्टेंट टर्म हमें है नहीं, x और y को x प्लस 1 और y प्लस 2 से रिस्पेक्टिवली हमें चेंज करना है, रिप्लेस करना है। तो वहां पे हम बात करूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, बचा हमारा 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा डायगोनल का इक्वेशन आ गया, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कोई सिंगल पॉइंट इसमें ऐसे है जो इस सिंगल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो पॉइंट किसी भी सिंगल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वही पॉइंट है जो इसका वर्टेक्स होगा बस, ठीक है। देखते हैं, मैं बात करूं 1/3 और -8/3 की। 1/3 -8/3 मैं इस पे रखता हूं तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करता है पहले वाले। लेकिन मैं बात करूंगा इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन में 1/3 मैं रखता हूं तो 1/3 यहां पे रख दिया, 1/3 प्लस ये -8/3 को रखा तो -16/3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इनको देखता हूं तो ये हमें मिलता है -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये में 0, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, मतलब ये पॉइंट होगा। पहली बार देख लेते हैं और कोई पॉइंट होगा क्या। मैं देख के देखता हूं वैल्यू, इस पे रखता हूं 1/3 8/3 नहीं सेटिस्फाई, इस पे रखता हूं नहीं करेगा, देख लो चेक कर लो, इस पे भी रखूंगा नहीं करेगा, ये भी पॉइंट रखूंगा ये भी पॉइंट, मतलब हमारा जो आंसर होगा ये सिंगल पॉइंट। बात समझ। अगर और भी कोई पॉइंट दे दिया होता जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते तो वो भी उसके वर्टेक्स होते, बात समझ लेना, वो भी उसके क्या होते, वर्टेक्स होते। इतनी बात क्लियर हुई इसको नहीं। तो ये था पूरा क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का ये 2016 का क्वेश्चन, बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, आगे की प्रॉब्लम्स को देखो मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, देखते हैं। पहली बात तो मैं इसके इक्वेशन लिखूंगा सर्कल का, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमें क्या मिलता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि x एक्सिस को टच कर रहा है तो y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जो रेडियस होगी हमारी, उसने बोला x एक्सिस को टच कर रहा है तो मैंने बताया हुआ इसका फॉर्म पहले, यही होता है हमारा इक्वेशन जब x एक्सिस को टच करता है, ठीक है। x पे कितना 3 इंटरसेप्ट होता है, h की वैल्यू में 3 मिल गई, कि r की वैल्यू चाहिए। r की वैल्यू जाने के लिए हमें ये इस बता रहा है कि ये पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो मैं इस पे सेटिस्फाई करा दूंगा तो r की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आई, देखते हैं। लेकिन पहले पॉइंट की बात करते हैं कि r की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। पहले देखो ये जो r की वैल्यू है ना, ये y माइनस r का होल स्क्वायर होगा। कह रहा है x एक्सिस को टच कर रहा है एंड 1 और -2 से होकर जा रहा है, तो इस इक्वेशन को देखो y का जो इंटरसेप्शन है माइनस है तो माइनस माइनस ये क्या प्लस हो जाएगा। तो यहां से मैं लिखूंगा तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r, ठीक है। बात समझ में। फिर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो यहां से हमें मिल जाएगा, यहां से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ये x की वैल्यू पुट करूंगा तो ये 4 मिलेगा प्लस यहाँ पे -2 पुट करूंगा तो यार -2 आर स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4r इक्वल टू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 + 4 8, आर की वैल्यू मिल गई -2। तो r जो है हमारा क्या होगा
नेगेटिव में आएगा नहीं तो आर की वैल्यू में क्या मिल गई 2, बात समझ गया, 2 आ गई हमारी। मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू उस पर, तो इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। देख लेते हैं जो प्रूफ हमें सेटिस्फाई कर रहा है वो कर रहा है। -5 2 रखते हैं तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 5 और -2 रखते हैं, -5 और -2 रखते हैं, देखते हैं 5 4 हो गया, -2 + 2, हाँ ये सेटिस्फाई कर, ये इसका आंसर। बात समझ में, छोटा प्रॉब्लम था 2013, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ट्रिकी था, यहीं पे खेला होना था, y + r इसमें लड़के y - r कर देते हैं, कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरी प्रॉब्लम देखो। हाइपरबोला का क्वेश्चन है, जे मेंस में आ चुका है ये भी, देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द गिवन हाइपरबोला x² / 3 - y² / 2 = 1 व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड द एक्सिस। ठीक है, इक्वली इंक्लाइन कर रहे हैं, मतलब जो हमारा tan थीटा की वैल्यू है वो 1 है, मतलब m की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1, स्लोप कितना मिल गया 1, इक्वली इंक्लाइन कर रहे हैं। बात समझ में आई थी, ये क्लियर हुआ कि नहीं करेगा, इसको भी बताना पड़ेगा। कितनी बात क्लियर हो गई, देखो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² / 3 - y² / 2 = 1 कह रहा है, और फिर कह रहा है उस एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करना है जो हाइपरबोला को किसी में ऐसे इक्वली क्या कर रहा है, इंक्लाइन कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। उस एक्सिस की बात करूं, दिखाई देते हैं, एक्स और वाई एक्सिस है हमारा, ये हमारा कोई हाइपरबोला है, मैंने कहा कह रहा है एक्सिस को इक्वल इंक्लाइन कर रहा है। तो मैं बात करूं अगर इसके टेंजेंट की, तो सिंगल देखो जो एक्सिस को इक्वल इंक्लाइन करेगा वो और कोई नहीं हो सकता, वो हाइपरबोला का टेंजेंट हो सकता है। मतलब इसने सीधे नहीं बोला कि टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, इसने उल्टी भाषा में बोल दिया कि हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। हाइपरबोला को जो इक्वली इंक्लाइन करेगा वो एक्सिस, वो क्या होगा, उसका टेंजेंट होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इसलिए मैं इसकी बात करूं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलता है हमारा, मैंने बताया हुआ है y = जो हमारी एक्सिस मिलेगी, किसी एक्सिस को लेकर स्लोप फॉर्म में mx + a² m² - d²। a² की वैल्यू में 3 है, d² की वैल्यू y है, d² की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, और m की वैल्यू 1 है, तो y = हमें क्या मिल जाएगा 1x, x प्लस a² की वैल्यू में क्या है 3 है, m की वैल्यू 3 - 4, y = क्या मिल गया, ये हमारा एक्सिस होगा जो इसको इक्वली क्या करेगा, इंक्लाइन करेगा। बात समझ में आई? ये था किसका, इसका आंसर y = x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने 2 प्रॉब्लम लिया, दोनों जेई के प्रॉब्लम है। एक मैंने ले लिया है लोकस बताने का कि एलिप्स होगा, सर्कल होगा, पैराबोला, हाइपरबोला होगा। दूसरा मैंने सर्कल में प्रॉब्लम लिया है। पहले प्रॉब्लम की बात करूं, इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कहता है लोकस ऑफ पॉइंट P अल्फा बीटा मूविंग अंडर द कंडीशन दैट द लाइन y = अल्फा x + बीटा इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला x² / a² - y² / b² = 1। x y एक्सिस ये हमारा हाइपरबोला है। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कह रहे द लाइन y = अल्फा x + बीटा क्या है, इसकी टेंजेंट है। मैंने कहा ये हमारा है, ये जो लाइन है इसको टच करते हुए जा रही है, y = अल्फा x + बीटा है, और इसकी क्या है टेंजेंट, क्या है इसकी टेंजेंट है। बात समझ में आ गई थी? फिर कह रहा है तो जो लोकस होगा इस टेंजेंट को अराउंड करने का वो क्या होगा। बात समझ में आ गई? तो देखते हैं। यहां देखो y = अल्फा x + बीटा है। मैं बात करूं अगर इसके टेंजेंट की, तो टेंजेंट हमें मिलती है y = mx + a² m² - d² मिलती है क्या? मतलब यहां से अगर मैं यहां से इसको कंपेयर करूं, दोनों को कंपेयर करूं, तो अल्फा की वैल्यू हमें m मिल रही है और बीटा की वैल्यू हमें मिल रही है
ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ अगर बीटा की वैल्यू यहाँ पे ऐसे बीटा की वैल्यू रखूँ, बीटा का इसी को मैं अगर स्क्वायर कर दूँ, यहाँ देख लेते हैं, इसको हटाता हूँ मैं, इसे समझ में आ गया हो। यहाँ देखते हैं अगर मैं बीटा का होल स्क्वायर कर दूँ तो हमें मिल जाएगा। देखते हैं सेटिस्फाई क्या कर रहा है, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एम स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, अल्फा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। मैं इसको इधर करता हूं तो ये हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। मिलेगा क्या? अल्फा कहां पे इंटरसेक्शन है, एक्स एक्सिस पर, बीटा कितना है, वाई एक्सिस पर। मैक्स इसको लोकस फाइंड करना है, तो मैंने बताया है जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या कर देना है, एक्स और वाई में चेंज कर देना है। यहां से चेंज करूंगा तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मैं अगर बी स्क्वायर से यहां पे क्या कर दूं, सीधे दिख रहा है हाइपरबोला है अगर क्यों दिखा, अगर बी स्क्वायर से मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, यहाँ पे बी स्क्वायर से कर दूं और यहाँ पे बी स्क्वायर कर दूं, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन जो होगा हमारा बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, लोकस हमें क्या मिलेगा, हाइपरबोला। क्लियर हो गई बात इतनी? चलते हैं उस पर, इसकी सॉल्यूशन की बात क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दिस एंड दिस इज। मैं बात करूंगा इस सर्कल की, तो इस सर्कल की अगर मैं निकालूंगा, पहले मैं फर्स्ट सर्कल की बात करता हूं C1 की। C1 का जो हमें सेंटर मिलेगा, सेंटर की बात करूं तो सेंटर हमें मिलेगा 2 और 3 मिलेगा क्या, 2 और 3 मिलेगा। मैं बात करूं C2 के सेंटर की, तो C2 का सेंटर जो हमें मिलेगा 6x प्लस 18y है, माइनस 3 और 9 माइनस 9 मिलेगा क्या, यही मिलेगा। तो उसी में R1 की, तो R1 हमें क्या मिल जाएगा, रूट जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हमारे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 और 4 13, 13 में से कितना गया हमारा, और माइनस 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 प्लस सी 13 और 12 25, 25 का रूट क्या हो गया 5। R1 हमें क्या मिलेगा 5। मैं R2 की बात करूंगा तो R2 हमें 3 जा क्या मिला 9, 9 9 जा 81, 81 और 9 हमें मिल गया 90, 90 में से कितना 26 क्या हमारा बचेगा 64, 64 मतलब R2 की वैल्यू 8। R1 R2 C1 C2 मिल गए। कह रहा है कि कॉमन टेंजेंट की बात बताओ आप हमें। देखते हैं, मैं बनाता हूँ, पहले फिगर बनाता हूँ। मैं कहूँगा इसका फिगर ये तो हो गया हमारा -3 और -9 इसका सेंटर। और कह रहा है दूसरा सर्कल जो है वो क्या है 2 और 3। मैं बात करूं 2 और 3 मतलब 2 और 3 से भी होके जा रहा है। देखते हैं अगर वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब 2 और 3 से भी होकर जा रहा है, तो मतलब ये हमारा हो गया। ये छोटा होगा इससे, ठीक है। कॉमन टेंजेंट बताता है। देखो कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए जो हमारा एक फॉर्मूला मिलता है हमें C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 मिलता है पहली बार। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। C1 C2 इक्वल टू कितना है 2 प्लस 3 C1 C2, C1 कितना है हमें ये, और R1 R2, ठीक है, R1 प्लस R2। इससे अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, उतनी टेंजेंट हमारी आएगी। लेकिन यहां से देखते हैं, एक तो टेंजेंट ये जा रही है, एक टेंजेंट ये जा रही है, जो कॉमन टेंजेंट है। मैं बात करूं क्योंकि 2 और 3 इसको भी लगता है सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 2 जो 4, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 6 3 जा किया हमने, ये कर रहा है कि इसको ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसको टच होकर जा, तो ये एक टेंजेंट दिए गए इनसे। टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट कॉमन टेंजेंट, एक तो ये कॉमन टेंजेंट, दो तो हमारी फिक्स थी, एक ये और एक इस फॉर्मूला से भी हम निकालेंगे C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 3 आए। बात समझ लो, 8 - 5 इक्वल टू 3। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, जब ये R2 माइनस R1 करेंगे इधर पे स्क्वायर होगा, C1 C2 डिस्टेंस निकालेंगे तो ये R1 8 - 5 3, ठीक है। यहाँ से 3 दिख रहा है, यहाँ से भी 3 दिख रहा है, और वैसे भी हमें 3 दिख रहा है। एक कॉमन टेंजेंट 2 3, कितने कॉमन टेंजेंट होंगे
क्वेश्चन क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और पैराबोला पर, उसके बाद मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा पैराबोला पर है। बोल रहा है दो पैराबोला दिया हुआ है जिनका कॉमन टेंजेंट जो है एक ही है, कह रहा है फिर बी की वैल्यू बताओ इसमें। ठीक है, पैराबोला हमें क्या दिए हुए हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2by। मैं अगर इनके पैराबोला की टेंजेंट की बात करूं तो जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ y इज इक्वल टू mx प्लस 4। मैं इसकी टेंजेंट की बात करूं तो इसकी टेंजेंट हमें क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन m। इनको कंपेयर करता हूं तो 1 अपॉन m इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 4, m की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 अपॉन 4। इतनी बात क्लियर हो गई। मैं सीधे वैल्यू को क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ इसमें, तो हमें y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो y की वैल्यू पुट कर, y की वैल्यू मिलेगी तो हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं। तो m की वैल्यू हम जैसे ही पुट करते हैं हमें मिलता है x अपॉन 4 प्लस 4। y की वैल्यू हमें मिल गई x अपॉन 4 अब प्लस 4। ठीक है, y की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू 2b x अपॉन 4 प्लस 4। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2b x अपॉन 4 प्लस 2b, 4 2 8b मिलेगा क्या। इसको मैं इस साइड लाता हूँ तो मुझे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन 2 माइनस 8b इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा, 0 कर देते हैं, d इक्वल टू 0। हमें b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मैं d इक्वल टू 0 जैसे करता हूँ यहाँ पे हमें क्या मिलता है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलती है, b स्क्वायर अपॉन 4 ये मिलेगी माइनस 4ac मतलब 4a की वैल्यू 1 है हमारा, 4 8 जा प्लस c की वैल्यू क्या है माइनस 8b है तो 8 4 जा 32b इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर। यहाँ से मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो b स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 4 3 जा 12 b इक्वल टू 0। b यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो b माइनस 120 b प्लस 128 इक्वल टू 0। हमें जो वैल्यू मिलती है b की एक वैल्यू, b की वैल्यू 0 मिलती है, b की वैल्यू माइनस 128। ये तो पॉसिबल नहीं है, b इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि पैराबोला नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। बात समझ रहे? तो b इक्वल टू हमें क्या मिलेगा -1। b की वैल्यू क्या मिल गई -1। ठीक है, ये पैराबोला की प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम हम इलिप्स पर देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर खत्म करते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो इलिप्स पे दो प्रॉब्लम्स लिया गया है, उसको देखते हैं। दो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। पहले प्रॉब्लम को देखते हैं क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है द कर्व्स x स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 एंड y क्यूब इक्वल टू 16x इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, देन आर वैल्यू ऑफ अल्फा इज। कर्व दिया हुआ है x y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये कर्व लिखते हैं x स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 एंड y क्यूब इक्वल टू 16x इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल। देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज। इसके अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला फंडा, सबसे छोटा फंडा हम देख ही सकते हैं इसमें क्या यूज होगा, दिखाएं। सबसे छोटे फंडे में आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप निकालो, क्योंकि दोनों राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल है। राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब ऑर्थोगोनल है। तो इनका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप होगा m1, इसका m2, मैंने कहा m1 m2 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा -1 इक्वल होगा। स्लोप मतलब y डैश की वैल्यू हमें चाहिए, dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए। यहाँ से देखूंगा अगर मैं इनको बोलूँ कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा हमारा 2x अपॉन अल्फा प्लस 2y इंटू वाई डैश अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये 2 हो गया, बात समझ में। यहाँ से मैं 2x अपॉन अल्फा प्लस वाई डैश अपॉन 2 इक्वल टू 1। यहाँ से मैं अगर वैल्यू लिखना चाहूँगा इसकी वाई डैश की, तो ये हमें वाई डैश अपॉन 2 इक्वल टू मिलेगा -2x अपॉन अल्फा। यहाँ देखते हैं इसको, यहाँ से वाई डैश की वैल्यू हमें जो मिलेगी वो मिलेगी 2 टू जब 4x -4x अपॉन अल्फा वाई।
y डैश की वैल्यू मिल गई, मैंने कहा 1। ठीक है, यहाँ से y डैश 2 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हमें मैंने कहा कि यहाँ से y डैश की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू y डैश इक्वल टू 16, जो y डैश की वैल्यू मिल जाएगी 16/3y स्क्वायर। ये 2 ले लेते हैं। ऑर्थोगोनल दोनों का स्लोप क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। रख देते हैं -4x अपॉन अल्फा y इंटू 16/3y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y क्यूब हो जाएगा, y क्यूब की वैल्यू 16x है, 16x से 16x कैंसिल, x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 4/, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3। बात समझ में आई, अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 4/3, जो उसने पूछा हुआ है। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 4/3। इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्या बोल रहा है देखो, If A and C are positive real numbers and the ellipse x square upon 4c square plus y square upon c square is equal to 1 has 4 distinct points in common with the circle x square plus y square is equal to 9a square, then देखो पहले जो 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं वो कॉमन है सर्कल के भी, जो इसका मैं अगर इसकी सर्कल जो हमें दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर, इसकी मैं रेडियस की बात करूं तो क्या मिलेगी 3a। 3a a से बड़ा है, लेकिन इलिप्स का जो है ये जो एक इंटरसेप्ट है उससे छोटा है। बात समझो, उसकी रेडियस मतलब अगर मैं फॉर्म लिखना चाहूं तो यहां सीधे लिखूंगा c लेस देन और इक्वल 3a लेस देन और इक्वल 2c। इतनी बात क्लियर हुई। मतलब यहां से इस इनइक्वालिटी से मैं लिखना चाहूं तो यहां से लिखूंगा 3a माइनस सी ग्रेटर देन 0 और मैं लिखूंगा 2c माइनस 3a इज ग्रेटर देन 0। दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब 3a माइनस सी और 2c माइनस 3a ग्रेटर देन 0। बात समझ में आई। इनको सॉल्व करते हैं, इधर देखते हैं इनको, यहाँ देखते हैं। इनको जब सॉल्व करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 6ac माइनस 3 3 9a स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3ac इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे मिलेगा माइनस 9a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर प्लस 9ac इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये मिलेगा 9ac माइनस 9a स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। कौन सा पॉइंट है, सॉरी ये वाला थर्ड फोर्थ वन। बात समझ में ग्रेटर देन 0, 9ac माइनस 9a स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर ग्रेटर देन 0। मतलब अब हमारे पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्या हुई, प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। बात समझ में, यहाँ पे हमारी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होती हुई, थियरी और प्रॉब्लम दोनों मैंने सॉल्व किया। बात समझ में आ गई ना इतनी। तो इसके बाद अब मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो वेक्टर्स एंड 3D होगा। वेक्टर पहले पढ़ाऊंगा, फिर 3D पढ़ाऊंगा उस पर, क्योंकि इसी से थोड़ा रिलेटेड रहेगा। लेकिन हमारा पहले कैलकुलस कंप्लीट किया हमने, फिर आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंप्लीट कर लिया। जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे मैथ्स के, जो बहुत ज्यादा वेटेज लेते हैं आपके जेईई मेंस के एग्जाम में, वो हमने फुल्ली कंप्लीट किया। 75% हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है। 25 का 75 से 80% हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है। बचा है हमारा 50 से 20%। उसको भी हम क्लियर कर देंगे नेक्स्ट नियर अबाउट 6-7 डेज में। तो ठीक है, इसकी तैयारी आप करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आज प्रॉब्लम्स भी पूरे प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स भी मैंने सॉल्व कर दिए पूरे। तो ठीक है, देखो इसको। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।